एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे हमारी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी, ठीक है। वहीं पे लिस्टिंग गेन कितने होंगे ये भी बताएंगे आपको। साथ ही में हम आपको बताएंगे लॉन्ग टर्म व्यू कितना है, शॉर्ट टर्म व्यू कितना है, हमारी टारगेट प्राइस कितनी है, आपको प्रॉफिट अगर बुक करना है तो कितने पे करना है, और बाय सेल होल्ड जितने भी तरह की सारी स्ट्रेटजीज़ होती है ट्रेड से रिलेटेड हम सभी आपको बताएंगे। वहीं पे हम करेंगे कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। फिर साथ में हम लोग करेंगे पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन हम लोग किससे करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे बाहर की आउट ऑफ इंडिया की कंपनी से। कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में जानेंगे, कंपनी कुछ अच्छी बात कुछ बुरी बात जानेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग को किसी ने नहीं बताई होगी वो सारी चीज़ें हम लोग नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप कोई भी तरह का ट्रेड भी लेना चाहते हैं तो भी आप वीडियो पूरा देखिएगा। सीधा लिस्टिंग डे पे अगर आप जाके देखेंगे स्ट्रैटेजी वगैरह तो आपको इतना नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी स्ट्रैटेजी वगैरह बता रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ बेसिस होगा, कोई डेटा होगा जो हम लोग इस वीडियो के दौरान जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसी तरह के आईपीओ रिव्यूज़ और लिस्टिंग स्ट्रैटेजी और आईपीओ रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। चलिए, अगर हम बात करते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की तो इसका शेयर आ रहा है 1101 रुपये पे आपको अलॉट किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो किसी ने शायद नोटिस नहीं की होगी, कंपनी का जितना इशू साइज़ है उतना ही ऑफर फॉर सेल है। अभी मैं आपको बता दूं, कंपनी के अंदर एक फ्रेश इशू भी होता है जो नज़ारा के अंदर नहीं है। फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है? ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या होता है कि प्रमोटर्स या फिर कोई बड़ा पुराना इन्वेस्टर जो अनलिस्टेड कंपनी में लगा हुआ था वो अपना माल बेचता है, तो वो ऑफर फॉर सेल कहलाता है। और जब कंपनी नए शेयर इशू करती है तो फ्रेश इशू कहलाता है। तो नए शेयर का जो पैसा होता है वो कंपनी के पास जाता है, ठीक है, लेकिन जो ऑफर फॉर सेल का पैसा होता है वो प्रमोटर्स या फिर इन्वेस्टर के पास जाता है, ठीक है ना। तो अभी आप समझिए कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का जितना भी बड़ा आईपीओ आ रहा है, जितने भी पैसे हैं लगभग 582 करोड़ रुपीज़ है, ये कंपनी को नहीं मिलने वाले। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ को इस आईपीओ से एक भी रुपये का फ़ायदा नहीं होगा। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स को पैसा मिलने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छी बुरी बात है कि यहाँ पे कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूँ, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ अभी भी एक बहुत छोटी कंपनी है और बहुत ग्रोइंग और एक्सपेंशन फेज़ में, तो उसको फंड्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसको लगातार अपने एक्विजिशंस करने रहते, नई नई कंपनीज खोलनी रहती, नए गेम्स एक्वायर करने पड़ते डेवलप वगैरह के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही सवाल उठता है कि यहाँ पे कंपनी कोई भी तरह का फ्रेश इशू क्यों नहीं लेके आ रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कंपनी में डेप्थ वगैरह इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेश इशू होना चाहिए था क्योंकि कंपनी ग्रोइंग मोड पे है। अगर हम बात करते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, क्या क्या है, क्या क्या बिजनेस है, तो ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ पे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारे तरह तरह के सेगमेंट में काम करती है। इनका मेन जो बिज़नेस होता है वो नॉर्थ अमेरिका से होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंपनी की किस तरह के सेगमेंट्स है, तो कंपनी का एक ई स्पोर्ट्स सेगमेंट है, एक गेमी फील्ड अर्ली लर्निंग सेगमेंट है, फिर वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप्स करके जो भी इनकी है, स्पोर्ट्स कीड़ा जो साइट आप लोग देखते हैं क्रिकेट वगैरह के लिए वो भी इनकी है, नॉर्डविन भी इनका है, फिर हाला प्ले और कोनामी जैसी यहाँ पे कंपनीज भी ये इन्हीं की है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कंपनी बहुत ही ग्रोइंग फेज में है, लगातार एक्सपेंड कर रही है ज्योग्राफीज़ में, नए नए गेमर्स को यहाँ पे टारगेट कर रही है और नए नए यहाँ पे गेम्स भी लेके आ रही है। अगर हम सेगमेंट वाइज देखें गेमी फील्ड क्या करता है, देखो गेमी फील्ड अर्ली लर्निंग क्या होता है, गेमी फील्ड मतलब गेम्स के थ्रू यहाँ पे लर्निंग देना, ठीक है ना, मतलब ऐसा गेम तैयार करना जिससे आप कुछ एजुकेशन भी ले सके, ठीक है, ये हो गया। ई स्पोर्ट्स की बात करें तो मतलब जो भी आप ई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, फीफा क्रिकेट वगैरह, ये इसी तरह के यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े गेम्स होते हैं। इसमें जो मेन इनका गेम है वो है क्रिकेट, ठीक है ना, WCC इनका मेन गेम है। फिर टेलको सब्सक्रिप्शन कौन सा सेगमेंट हुआ? अच्छा, टेलको सब्सक्रिप्शन बहुत छोटा मोटा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आप एयरटेल वगैरह के या फिर कोई भी कंपनी का आप है ना नेटवर्क यूज़ करते हो, तो उसी के साथ आपको है ना छोटे मोटे गेम्स मिलते हैं कि आप ये एड ऑन पैकेज ले लो, आपको 10 गेम फ्री खेलने को मिलेंगे। तो इस तरह की यहाँ पे बिजनेस है। ये बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनी से टाई अप करती हैं और अपने यहाँ पे करीबन 1021 मोबाइल गेम्स, बहुत छोटे छोटे मोबाइल गेम्स होते हैं, वो इसने ऑफर कर रखे फ्री के लिए, ठीक है। इससे उनको जो टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन वाली कंपनीज जो इससे कमाती है उसमें से थोड़ा बहुत नज़ारा को दिया जाता है। प्रीमियम मोबाइल गेम्स क्या है? ये फ्री टू प्ले गेम्स है जो आप ऑनलाइन वगैरह खेल सकते हैं, जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड वगैरह करके। और कुछ है स्किल बेस्ड फैंटेसी और रियल मोबाइल मनी गेमिंग। अभी इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आप है ना स्किल बेस्ड फैंटेसी मतलब क्या हो गया, फैंटेसी लीग वगैरह होती है, टूर्नामेंट्स होते हैं जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए ऑनलाइन, जैसे काउंटर स्ट्राइक वगैरह हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी इनका एक बहुत बड़ा गेम है जो इनका है। फिर रियल मनी गेमिंग मतलब इसमें पैसा वैसा लगाया जाता है गैम्बलिंग वगैरह टाइप से, तो इस तरह की सारी चीज़ें होती है। ये इनका पूरा सेगमेंट वाइज वो है।
अगर हम जानना चाहते हैं हिस्ट्री क्या क्या है कंपनी की, तो कंपनी 1999 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद कंपनी ने अपना नाम बदला था 2017 में, और पब्लिक कंपनी बनी थी ये उसी टाइम पे। 2004 के अंदर कंपनी ने यहाँ पे जावा गेम्स, पे पर डाउनलोड जावा गेम्स विद बीपीएल एंड हच यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सचिन तेंदुलकर को लिया था। उसी के अलावा कंपनी का फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आया था 2005 में। एमएस धोनी यहाँ पे इनके ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और जो इन्वेस्टमेंट किया था वो वेस्ट ब्रिज था, ठीक है। उसी के अलावा कंपनी ने फिर टाटा टेली सर्विसेज और वोडाफोन के साथ अपनी पार्टनरशिप करी। वहीं पे अगर हम बात करें सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग 2007 में आई, जिसके अंदर यहाँ पे भारतीय एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करी, और कंपनी ने यहाँ पे एक्सक्लूसिव वायरलेस एग्रीमेंट कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट्स एशिया प्राइवेट लिमिटेड, जिससे ये अपने मार्केट डिस्ट्रीब्यूट रिप्रोड्यूस और सब लाइसेंस करेंगी अपने कंटेंट को इंडिया के अंदर। उसी के अलावा नज़ारा ने अपना एक यहाँ पे लॉन्च किया गेम्स क्लब, जो रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ में किया था। उसी के अलावा कंपनी ने उसी साल में अपनी मिडिल ईस्ट, जाम्बिया, उगांडा, नाइजीरिया और सिंगापुर, मॉरिशस में अपनी यहाँ पे बिजनेस को एक्सपेंड किया। फिर विराट कोहली और ऋतिक रोशन को 2015 में लिया गया, और वो सारी चीज़ें, और बहुत सारे एक्विजिशंस किए। एक्विजिशंस क्या क्या किए गए, नेक्स्ट वेव को खरीदा, फिर नॉर्डविन ई स्पोर्ट्स बिजनेस कंपनी है। उसी के अलावा क्रिम्जोन कोड को खरीदा गया, फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिटी को खरीदा, एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स को खरीदा, हाला प्ले को खरीदा, पेपर बोट की कुछ कंपनियों को खरीदा, ठीक है। तो उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ की, कंपनी का यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है पूरे इस गेमिंग सेक्टर के अंदर। जितना आगे ये है उतना कोई नहीं है, इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग। और उसी के अलावा यहाँ पे कुछ प्रीमियम आईपी और पॉपुलर लोकल ब्रांड्स इनके साथ है। उसी के अलावा अगर हम बात करें, इनको जो गेमिंग इंडस्ट्री की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, जिससे ये कस्टमर को एकदम शानदार सर्विसेज देने के लिए एकदम काफ़ी एलिजिबल है, और काफ़ी इनके पास स्ट्रेंथ है। वहीं पर अगर हम बात करें कंपनी का जो पोर्टफोलियो है गेम्स का, वो काफ़ी स्ट्रांग वगैरह है। वहीं पे अगर हम देखें, ये कंपनी अभी स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया में काम कर रही है, और इंडिया के अंदर जो गेमिंग है वो पेनिट्रेशन बहुत कम है। इंडिया में आज भी बहुत कम लोग गेम खेलते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाहर के लोगों से देखेंगे। यहाँ पे मैं गेम खेलने से अपना नॉर्मल गेम नहीं, लूडो वूडो की बात नहीं कर रहा, हम बड़े बड़े गेम्स यानी कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक जैसी बड़े गेम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी है। कंपनी का यहाँ पे ह्यूज लॉस हुआ था 2020 में, अगर आप देखिए 26 करोड़ का लॉस हुआ था। और उसी के अलावा कंपनी का जो सब्सटेंशियल बिजनेस है वो सब्सक्रिप्शन बिजनेस से, सब्सटेंशियल रेवेन्यू है वो सब्सक्रिप्शन बिजनेस से आता है। उसी के अलावा कंपनी अपने बिजनेस में जो गेम्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थर्ड पार्टी एजेंट हायर करती है, उन पर डिपेंडेंट है। अगर आप बात करें पीयर कंपेरिजन की, इंडिया में कोई इनका पीयर नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की मॉडल की। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है वो गेमी फील्ड अर्ली लर्निंग से होता है, फिर ई स्पोर्ट्स से होता है। टेलको सब्सक्रिप्शन से 21% का रेवेन्यू होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू सेगमेंट की, तो 41% इंडिया से, 41% नॉर्थ अमेरिका से, और बाकी मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यहाँ पे APAC इस तरह की यहाँ पे जगह से होता है। अगर आप देखेंगे टेलीको सब्सक्रिप्शन जो है, जो मैं आपको बताया था, टेलीकॉम कंपनीज पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्यों है? क्योंकि इनका जो सबसे ज़्यादा मार्जिन है EBITDA, अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हाईली EBITDA अर्निंग कंपनी वो है, जो सेगमेंट है वो 26.4% का EBITDA मार्जिन है, और इससे जो EBITDA अर्न किया गया है वो 11.3 करोड़ रुपीज़ किया गया है, जो हाईएस्ट है। और अगर आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू ज़रूर कम है टेलीको का, लेकिन यहाँ पे ये बिजनेस सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग है रियल मनी गेमिंग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप वहीं पे बात करते हैं गेमी फील्ड अर्ली लर्निंग की, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है 78 करोड़ रुपीज़ है, बट उस पर लॉस है, ठीक है। फिर ई स्पोर्ट्स एक अच्छा सेगमेंट है, और प्रीमियम भी एक अच्छा सेगमेंट है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लगातार अपने जो आप रेवेन्यू का शेयर देख सकते हैं, तो इस टेबल से आपको समझ जाएगा कि कंपनी कैसे कैसे बदल रही है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो लगातार गिर रहा है। अभी कैसे? पहले 49% था, फिर 38 हुआ, फिर 32 और अभी 26 हो गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये कंपनी की यहाँ पे अभी नई नई स्ट्रेटजीज है, जो अपने को शायद अभी नहीं समझेगी, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट है उसका यहाँ पे अभी शेयर कम होता जा रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कंपनी के टोटल सब्सक्राइबर की, तो करीबन 3 लाख सब्सक्राइबर है कंपनी के सभी सेगमेंट को मिला के। फिर अगर हम बात करते हैं ई स्पोर्ट्स के अंदर कितने हैं, तो यहाँ पे करीबन नंबर ऑफ क्लाइंट्स ई स्पोर्ट्स के अंदर 36 है। रेवेन्यू कितना आता है, तो ये रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं 637 करोड़ रुपीज़ का कुछ रेवेन्यू है। वहीं पे स्पोर्ट्स कीड़ा के अंदर कितने ट्रैफिक विजिट है, तो यहाँ पे 59 मिलियन का इनका ट्रैफिक विजिट है, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम देखें यहाँ पे प्रीमियम के अंदर कितना है, तो 41 मिलियन है। वहीं पे अगर हम WCC गेम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मिनट पर यूज़र पर डे
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक आदमी एक दिन के अंदर कितने मिनट के लिए काम करता है WCC पे, तो वो 47 मिनट्स है। ठीक है, कंपनी के इंस्टॉलेशंस वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे 27 मिलियन इंस्टॉलेशंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे पर डे इंस्टॉलेशन तो करीबन 1 लाख रोज़ गेम डाउनलोड होते हैं। अब कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं और फिनेंशियल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। नेटवर्थ देखेंगे तो 573 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है ना, तो अभी ये नेटवर्थ 573 करोड़ है और जो अभी अपना IPO का साइज़ है वो 582 करोड़ का है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी की थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज़ ज़रूर है। अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 40 करोड़ की है और अदर करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे कंपनी की 187 करोड़ की है। तो जो लोग बोलते थे ना कंपनी डेप्ट फ्री है, तो डेप्ट फ्री नहीं है भैया। ठीक है ना, कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। EBITDA मार्जिन यहाँ पे कंपनी का थोड़ा बहुत वीक है, होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे पहले 28% का था, फिर वो कम हुआ 9.6, फिर 2.2 और अभी 3 रह गया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का अब इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी अब लॉस में टर्न हो चुकी है। लॉस में कैसे हुई भैया, कंपनी को कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। 26 करोड़ का तो 2020 में था और अभी 10 करोड़ का नुकसान है। तो ओवरऑल आप देखेंगे ये 6 महीने का डेटा है और ये 12 महीने का डेटा है, तो यहाँ पे लॉस कम हुआ है अगर आप देखेंगे 2020 से कंपेयर करते हैं तो। नेट असेट वैल्यू पर शेयर का क्या मतलब होता है, देखो नेटवर्थ को जब आप टोटल उससे डिवाइड करते हो शेयर से, तो यहाँ पे नेट असेट वैल्यू पर शेयर आती है। तो इससे आप निकाल सकते हो 168 का यहाँ पे NAV है। अभी NAV का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी की जितनी भी बुक्स में एसेट है उसकी वैल्यू कितनी है पर शेयर, तो वो ये है 168 रुपीज़ है। अभी आप देखे वो तो यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशो है वो करीबन 10 के करीब बैठेगा। ठीक है, अगर कंपनी यहाँ पे 1680 पे लिस्ट होती है, ठीक है, डिवाइड बाय 168 करोगे तो आपका जो प्राइस टू बुक रेशो होगा वो 10 आएगा। ठीक है ना, कंपनी का P वैल्यूएशन करना मुश्किल है क्योंकि कंपनी लॉस में है। कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑपरेशन से कैश फ्लो नेगेटिव रहा है, जो कि खराब बात है। इन्वेस्टिंग से कंपनी को कैश फ्लो हुआ है, मतलब कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं। फिनेंसिंग से कंपनी को यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो है, मतलब कंपनी ने थोड़ी बहुत अपनी रीपेमेंट की है डेप्ट की। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत कम हो जाती है। ठीक है ना, 20% होल्डिंग हो जाएगी। और प्रमोटर से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें भी बताना चाहूँगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। इशू सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग इशू सब्सक्रिप्शन था। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ इशू कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि कंपनी का कोई फ्रेश इशू नहीं, तो कोई ऑब्जेक्ट ऑफ इशू नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट है IPO लाना और लिस्टिंग करवाना। ठीक है ना, तो यही ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है जो हम लोग ने किया है, पीयर वैल्यूएशन। अभी पीयर वैल्यूएशंस इंडिया में तो कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, पर बाहर की कंपनियों से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे नज़ारा टेक्नोलॉजी सबसे महंगा साबित होता है। कैसे, इसका रेवेन्यू सबसे कम है अगर आप बाकी हमारे जो पीयर से कंपेयर करते हैं, $0.46 बिलियन। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखें EV टू सेल्स का रेशो, ये जितना ज़्यादा होता है उतना महंगा होता है। अभी सबसे ज़्यादा टेंसेंट का है 8.3, उसके बाद एक एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड्स का है 7.9, और उसके बाद सीधा इनका है। तो मतलब आप देखोगे तो 0.46 कमाने वाली कंपनी बिलियन डॉलर कमाने वाली कंपनी का वैल्यूएशन इतना हाई है। ठीक है, अभी आप इसको टेंसेंट से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि टेंसेंट बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कैसे, $794 बिलियन का उनका रेवेन्यू है और इनका 0.46 का है, मतलब ये कहीं अड़ता भी नहीं है। तो टेंसेंट के पास जितनी यहाँ पे कैपेसिटी और उनका जो बेस है वो लोग इस पूरी इंडस्ट्री के जायंट है। ठीक है ना, जैसे अगर आप देखोगे तो PUBG भी टेंसेंट का है, तो इतने बड़े बड़े गेम्स वो लोग निकालते हैं, तो आप इससे डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते कि भैया टेंसेंट से तो सस्ता है। नहीं नहीं नहीं, और टेंसेंट से सस्ता नहीं, अब टेंसेंट से महंगा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप कंपनी का लिस्टिंग गेन देखोगे तो 70% 80% जो गेन होगा वो अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू और बढ़ जाएगी और EV टू सेल्स रेशो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पक्की बात है कि लिस्टिंग के बाद अगर आप इसमें गेन जोड़ देंगे, लिस्टिंग गेन, तो यहाँ पे EV टू सेल्स का जो रेशो होगा वो यहाँ पे टेंसेंट को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे नज़ारा टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड की सबसे महंगी गेमिंग कंपनी बन जाती है। अगर हम बात करें, नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने बहुत सारे एक्विजिशंस किए, तो उन सभी एक्विजिशंस के बारे में यहाँ पे हम लोग ने बताया। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग तरह के गेम है। पेपर बोट को भी इन लोग ने खरीदा है जो यहाँ पे अपने जूस वगैरह बनाती है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी के अंदर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 56% है। ठीक है, जितना कमाती है उसमें से 56% तो एडवर्टाइजिंग में ही चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का मेजर यहाँ पे कितना बड़ा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होता है, लेकिन उससे अभी कितना बेनिफिट होता है ये हमको आने वाले सालों में देखना रहेगा। इसी तरह का हाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हम लोग ने इंडिगो पेंट्स के अंदर देखा था। ठीक है, वहीं पे कैश बैलेंस कंपनी का 209 करोड़ रुपए का है। कैश कन्वर्जन साइकिल, मतलब आज माल बेचा
मतलब आज कोई गेम बेचा तो पैसा कंपनी को कितने टाइम में मिलता है, तो 16 दिन में मिलता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें प्रमोटर्स के यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की मतलब क्या हुआ, कोई जो भी अभी प्रमोटर अपने शेयर बेच रहे हैं उनको ये भाव कितने रुपए में पड़ा, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो कॉस्ट प्राइस ये लोग लॉस में नहीं बेच रहे हैं, बल्कि प्रॉफिट में बेच रहे हैं। जो आप गेन्स है वो आप देख सकते हैं 1100 रुपये का यहाँ पे जो भाव है, उसके अगेंस्ट में आप ये देख सकते हैं कि कंपनी को जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको कितने कितने रुपए में पड़ा। अब मैं आपको कुछ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि कंपनी ने IPO आने से पहले लास्ट कितने रुपए पे अपने शेयर पे ट्रेड किया था, तो वो काफ़ी देखने लायक है। चलिए वो देखते हैं। तो ये मेरा ट्विटर का खुद का अकाउंट है जिस पे हम लोग ने ये सारी चीज़ें डाली थी। आप चाहें तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, ठीक है। ये मेरा ट्विटर हैंडल है और ये हमारा बीट द स्ट्रीट का हैंडल है, ठीक है। तो ये आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, देखो इसका IPO का प्राइस है 1102 रुपये का, ठीक है। एक महीने पहले कंपनी ने जो शेयर बेचे हैं वो 862 रुपीज़ में बेचे हैं, ठीक है। 4 फेब को बेचे थे और 27% का वैल्यूएशन गेन हो चुका है। आप समझो कोई कंपनी एक महीने पहले 862 में मिल रही थी, अभी आपको IPO में 1101 में मिल रही है और अब लिस्टिंग उस पर होती है 700 750 का गेन हो जाता है। तो आप समझिए क्या कंपनी कितनी महंगी हो गई। मतलब 862 से अगर आप टू टाइम्स कर ले तो आपका लिस्टिंग प्राइस होगा। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है, लॉन्ग टर्म वगैरह के लिए नहीं लगाना है, ठीक है ना। और बाकी इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कंपनी का 100% IPO साइज OFS में, तो कंपनी के जो बिजनेस में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस IPO से। तो ये सारी बातें थी, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बाग आप लोग को बताएंगे नहीं, आप लोग को मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ एंकर इन्वेस्टर्स वगैरह की, तो वो भी जान लेते हैं। बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स आए थे इसके अंदर, ठीक है, तो उनके बारे में जानते हैं। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, नोमुरा, फ्रैंकलिन, गोल्डमैन सैक्स, हॉर्नबिल, और उसके बाद यहाँ पे स्टेट व्यू है, अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। फिर अगर आप देखेंगे जुपिटर इंडिया है, मेंटर कैपिटल है, और उसी के अलावा एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, SBI, HDFC, ICICI, आदित्य बिरला, निप्पॉन और कोटक और सुंदरम म्यूचुअल फंड और एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है ना। तो इन सभी कंपनियों ने अपना यहाँ पे पैसा लगाया है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है करना क्या है, लिस्टिंग वगैरह कैसी होगी, क्या होगी। देखो भैया SGX निफ्टी अभी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। SGX निफ्टी का अगर मैं भाव बताऊं तो वो अभी 14,750 के करीब चल रहा है और अपना बाजार बंद हुआ था 14,500 पे, ठीक है ना। तो अभी ये SGX निफ्टी का भाव है। चलो अगर हम देख लें कि अभी कंपनी का मार्केट में भाव क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट का, तो वो भी तो अभी आप प्री ओपन देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग है 321, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। 321 का यहाँ पे ओपन मार्केट अभी प्री ओपन में दिख रहा है। तो ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट का व्यू है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे लिस्टिंग गेन देखने को मिलेंगे। अब लिस्टिंग गेन कितने होंगे, 600 से लेके यहाँ पे करीबन 700 रुपये तक के आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। मतलब कंपनी का जो लिस्टिंग प्राइस होगा 1600 से 1700 रुपये तक पे लिस्ट होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 1500 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, ठीक है ना। अगर 1500 पे ही लिस्ट हो जाता है तो 1500 पे निकल जाना, ठीक है। बट 1500 अगर 1600-1700 पे होता है और आपको एक मोमेंटम देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे और बढ़ सकता है, तो 1500-1600 तक के स्टॉप लॉस के साथ आप काम करें और यहाँ पे आगे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए पहली क्वांटिटी बेचे 1600 पे, फिर थोड़ी बहुत क्वांटिटी 1700 पे, फिर आप वेट करें 1800 पे, ठीक है। मैक्सिमम मैं आपको बोलूँगा कि आपको कितने रुपए तक निकाल देना है, तो 2000 तक निकाल देना है। फटाफट से अपना लिस्टिंग गेन बुक करना है क्योंकि बाजार बहुत वोलेटाइल है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का व्यू इस वीक के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। अपने को यहाँ पे किसी भी तरह का शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेना है, शॉर्ट टर्म यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत महंगी, मैंने आपको बताया इतने सारे रीजंस हैं और अभी भी कंपनी लॉस में है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को अभी क्या होगा, IPO का ये आ रहा है 2000 रुपये, मतलब अगर 1600-1700 पे IPO आता है, थोड़ा बहुत इसको सेटल होने दो। अगर मान लो IPO के बाद ये भाव टूटता है तो अपन इसको वापस रिव्यू करेंगे, कंपनी के Q3 रिजल्ट को देखेंगे कैसे रहते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट में आती है Q3 के अंदर तो हम लोग इसमें ज़रूर पैसा लगाएंगे। ओवरऑल मैं आपको बोलूँ तो कंपनी का यहाँ पे फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ग्रोइंग कंपनी, काफ़ी एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे। इंडिया के अंदर गेमिंग अभी भी बहुत कम है तो उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा।
तो लॉन्ग टर्म व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट आप लॉन्ग टर्म व्यू मतलब समझिए कि यहाँ पे कम से कम 5 साल का आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 ईयर से 3 ईयर का आपको यहाँ पे टारगेट लेके चलना चाहते हैं तो आप इसमें पैसा ज़रूर लगाएं। तो आपको कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो 2500 से 3000 रुपये तक का मैं आपको एक बोलूँगा कि एक अच्छा खासा टारगेट आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा। बट ओवरऑल अभी के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म पे नहीं जाएंगे, हमें एक क्वार्टर वेट करेंगे, 100-200 रुपये ज़्यादा में खरीदेंगे, पर हम लोग एक बार किसी भी तरह के IPO में अगर अपने को अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक करना है। 60 से 70% का लिस्टिंग गेन बहुत होता है, ये हमारे लिए काफ़ी है। रही बात जिन लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, जिन लोगों को IPO में यहाँ पे पैसा नहीं मिला है, ठीक है, IPO में अलॉटमेंट नहीं मिला है, अगर इनको 1500 रुपये के लगभग यहाँ पे शेयर मिलता है, 1500-1400 का, तो आप 100-150 रुपये के गेन के साथ 1650 तक में निकल जाइएगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी तरह के यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने हैं वो आपको 3 दिन के अंदर लेके ख़त्म करना है, मतलब आज खरीदे तो अगले 2-3 दिन में अपना पोजीशन कर ले। ये वैसे भी हफ्ता यहाँ पे फ्राइडे को ट्रेड होगा नहीं, क्योंकि फ्राइडे अपना गुड फ्राइडे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, तो यही 2-3 दिन है, ज़्यादा इसमें है नहीं। तो इस वीक में अपने को खरीद के निकल जाना है। मैं बाकी कभी भी आपको किसी भी IPO स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेड करने की राय नहीं देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहती है। बट आपको अगर थोड़ा बहुत लिस्टिंग जो GMP चल रहा है, अभी करीबन 60 से 70% का GMP चल रहा है, उससे कम पे लिस्ट होता है, तो आप यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आज हमने पूरी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जाना है, एक IPO में क्या क्या होता है, कैसे कैसी चीज़ें होती है, सारा नेट वर्थ वगैरह वगैरह, पूरी कंपनी का बिजनेस समझ लिया है। तो अब हम लोग को पूरा पता पड़ गया कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज आखिर करती क्या है। तो कल को हमको अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपना मेन टारगेट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो उसमें आपको बहुत यहाँ पे हमारे वीडियो को से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह का वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में जिनको IPO में मिला है, और जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी। बाकी अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।